सीधी बात है। खैर, in any event, let's talk to our old friend now who has become our old friend, Mr. Mukesh Gandhi of the NCP Ajit Dada Group. Mukesh Gandhi साहब, नमस्कार। नमस्कार। How are you, sir? How are you, sir? I am very happy, fine. Look at that. You look very happy. You look very happy. Look at what you're wearing. बिल्कुल मॉडल लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है फिल्म की शूटिंग से आ रहे हैं सर। जबरदस्त। अरे नहीं, अरे भाई, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। फैंटास्टिक। सर, मैं चाहूंगा आप इसके पहले कि हम लोग बाकी किसी और महाराष्ट्र के बारे में बात करें, बाकी और किसी चीज के बारे में बात करें, मैं चाहूंगा आप अपने व्यक्तिगत विचार, अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया रखें। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज 5 अगस्त 2019 का नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय था आर्टिकल 370 को विड्रॉ करने का और कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बनाने का, उसको एंडोर्स किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो बिल्कुल लीगल है, कानूनी तौर पे बिल्कुल सही है और कश्मीर में देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेट सॉवरेनिटी फॉर कश्मीर। कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच। मतलब ऑल आर्ग्यूमेंट्स हैव एंडेड नाउ। उसके ऊपर जरा बताएं सर। बहुत आनंद का विषय है जी कि आज हमारे अखंड भारत का प्रथम चरण, प्रथम कदम बड़ी जोर से सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। आज कितने सालों से जवाहरलाल नेहरू की एक वर्ग को खुश करने के लिए, अब्दुल्ला को खुश करने के लिए उन्होंने जिस तरह से कश्मीर में सीज फायर करवाया, जिस तरह से कश्मीर के एक हाथ को काट के बाजू पे रख दिया, आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे आयोजन के साथ में जो कलम को हटवाया और आज सुप्रीम कोर्ट का एंडोर्स करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया, इसके लिए हम सबको मोदी जी को खूब खूब बधाई देनी चाहिए। और अमित शाह जी ने जिस तरह से ये कलम निकालने के बाद में कश्मीर में जो आयोजन किया और जो कश्मीर में प्रोग्रेस हुआ, वो बहुत ही शब्दों से भी आगे जाकर के अवर्णनीय है, ऐसा मैं कहूंगा। और सच में ये मोदी और शाह का नहीं पर पूरे हिंदुस्तान के आत्मा का एक साक्षात्कार हुआ है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जबरदस्त, जबरदस्त। और उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो आज भी बोल रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस वापस आ जाती है, अगर इंडिया अलायंस की हुकूमत आ जाती है, आज पार्लियामेंट में बोला गया है सर, अगर इंडिया अलायंस की हुकूमत आ जाती है तो हो सकता है हम आर्टिकल 370 को वापस ले आए, ऐसा कहा है सर। ऐसा है, मूर्खों का देश तो अभी पुराना हो गया, अभी तो बुद्धिशाली लोगों का, निष्ठावान लोगों का देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये मूर्खों को अपना बोलने दो, कुत्तों को भसने दो, उसमें कोई फायदा नहीं है। They will bark only, but they will not do anything, and they will be punished after the sometimes by the voters. उनको वोट नहीं मिलेंगे और वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है, अगर वो कांग्रेस इसका समर्थन करती है तो कांग्रेस की शायद 5 सीटें भी नहीं आएंगी 2024 में। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मतलब नहीं जी, सीट आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा एक बात करता हूं कि मोदी जी जैसे नेता तो आपको कहां वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे जी। आप देखो, इलेक्शन जीतने के लिए आज तक कांग्रेस ने जो अभी करोड़ों रुपए जो मिले ना अभी जी, हाँ, 341 करोड़ और अभी भी गिनती जारी है। अभी वो 500 करोड़ पे, 1000 करोड़ पे, कितने भी करोड़ के ऊपर जाए उसके साथ हमको लेना देना नहीं, पर पैसा है, एक्सपोज हो रहा है। तो मैं तो एक बात रमूज में कहना चाहता हूं कि आज तक कांग्रेस ने और दूसरी पार्टियों ने, बीएसपी, समाजवादी, ये सारी पार्टियों ने नोटों को बांटा है लोगों के अंदर और वोट लिए है। और एक मोदी एक ऐसा मर्द निकले कि जिन्होंने लोगों से नोट खींच ली, नोटबंदी करके, और फिर भी आज देश का वड़ा प्रधान बन गया और लोकप्रिय नेता बन गया। फैंटास्टिक, गांधी साहब, ये जबरदस्त है सर। मोदी जी का सवाल है, वहां तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। और आर्टिकल 370 वापस लेना, उसको एब्रोगेट करना, रिपील करना, साहब ये छोटा काम नहीं था, बहुत बहादुरी का काम था, बहुत बड़े जिगर का काम था।
अरे वो तो क्या है कि टूथपेस्ट में से पेस्ट निकाल दो और बाद में बोलते हो कि वही पेस्ट को टूथपेस्ट में वापस डालो, ऐसी बात कांग्रेस वाले कर रहे हैं। लेकिन ये जबरदस्त काम था। पिछले 70 साल से सभी लोग बोल रहे थे, नॉन बीजेपी के लोग जितने थे सभी लोग बोल रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है। ये बोल रहे थे कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसको रिवाइव करना पड़ेगा, और उसके सभी लोग मर चुके हैं तो वो रिवाइव हो नहीं सकती, तो इसलिए आर्टिकल 370 रिपील नहीं हो सकता। ये सब बोल रहे थे। ये सारी आर्गुमेंट मैंने सुनी है सर। लेकिन मैं this is a great day for India, proud day for India. We are all very, very proud that the Supreme Court has upheld the decision of the government to repeal Article 370 taken on August 5th, 2019. And as they have said, Parliament is supreme. You cannot argue with that. That's it. End of story. Yeah. That story ends. Yes. But a new story has begun, sir, in Maharashtra. महाराष्ट्र में एक नई स्टोरी शुरू हो गई है। वो ये हमारे नवाब मलिक साहब का क्या है सर, ये आप मुझे बताएं जरा। नवाब मलिक के पास मैं बाद में आता हूं, पहले मैं आपको एक दो बात कहना चाहता हूं। बताइए सर। कि मोदी जो आज के युग के अंदर जो लगता है ना कि मोदी फॉर विजन, जी, राहुल फॉर डिवीजन एंड अदर्स आर फॉर द टेलीविजन। लवली। हाँ, ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है कि मोदी इज फॉर विजन। हमारे देश में क्यों मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है? क्योंकि उनके पास विजन है। और राहुल की लोकप्रियता भी बढ़ रही है क्योंकि ही इज फॉर डिवीजन, नेगेटिविटी से भरा हुआ है। और ऑल अदर्स, हमारे पवार साहब से लेके मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश, मायावती, ममता जी, ये सारे सब लीडर्स हैं, दे आर गुड फॉर द टेलीविजन शो उद्धव ठाकरे के साथ में। जी, तो मेरा तो एक वाक्य है, आप लिख के रखिए कि मोदी फॉर विजन, स्क्रीन पे आ गया, मोदी फॉर स्क्रीन पे आ गया, विजन, या मोदी फॉर विजन, राहुल फॉर डिवीजन एंड ऑल अदर्स फॉर टेलीविजन। All the viewers seeing this, please remember, give credit to Mr. Mukesh Gandhi. He is the one who's come out with it. It's his copyright. All right, he'll sue you otherwise. समझ गए? नहीं। ये मुकेश गांधी साहब ने कहा है, and it is absolutely brilliant. I must clap for you. Fantastic. गांधी साहब, आपके जो you got tremendous knowledge, आपने workout किया where Kashmir is all concerned. बीजेपी after coming to power, जिस प्रकार से उन्होंने कहा, we will not talk to Hurriyat, we will not talk to Jamaat, we will not talk to Pakistan. इंडिया, बहुत शुरुआत वहां से हुआ मोदी साहब और अमित शाह जी, will not talk to these people. They are not part of the country. और फिर मोदी साहब का स्टेटमेंट में 3 families, बजट साहब से 5, 3 families, मोदी साहब क्या destroyed Kashmir. One is the Abdullah family, one is the Mufti family, and third is the Gandhi family. How do you see that? ये जो अलाउ, हाँ बोलिए गांधी साहब। हाँ, ये जो है ना, ये जो मुफ्ती मोहम्मद है, अब्दुल्ला है, ये अभी पुराने हमारे घर में जो छोटे छोटे बर्तन थे ना, पुराने, चारों बाजू से उसको मार लग गया है, ऐसे पड़े हुए हैं। और मार खाने के लिए उनकी तैयारी भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी मार खाएंगे कि नहीं या मार पाएंगे कि नहीं, वो भी मुझे तो डाउट लगता है, क्योंकि दे आर निग्लेक्टेड पीपल। और इनकी न्यूसेंस वैल्यू का अभी हमें इंपॉर्टेंस देना ही नहीं चाहिए। और मोदी जी और अमित शाह जी तो बहुत ग्रेट लीडर है कि ऐसे लोगों को आज भी निभा रहे हैं। अगर ये लोकशाही देश नहीं होता तो इनको कितनी बड़ी पनिशमेंट मिलती। आज लोकशाही का उपयोग करके हमारे देश का ही खाना खाते हैं, बंगले वापरते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, जलसा करते हैं, और हमारे ही देश के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के खिलाफ बोल करके पूरा माहौल खराब करने का ये काम कर रहे हैं। इनको तो जबरदस्त पनिशमेंट अब लोग देंगे। गांधी साहब, आज के ऑर्डर में जस्टिस कौल ने he asked for investigation against extreme human right violation. Extreme human right violation जो कश्मीर में हो गया, बोले impartial investigation होना चाहिए। यही 2 दिन पहले अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि लेट 80s और अर्ली 90s में जिस प्रकार से पंडित को बाहर मार के लोग भगा रहे थे, तभी जो लोग को एक्चुअली प्रोटेक्ट करना था वो लोग इंग्लैंड में हॉलिडे कर रहे थे, एट्रोसिटीज। तो हाउ डू यू सी जस्टिस कॉल का कि इंपार्शियल इन्वेस्टिगेशन इनटू द मास एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स? गांधी साहब, देखिए, पूरा इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए, उसके साथ में मैं सहमत हूं आपके बात के साथ में। पर दूसरी बात यह है कि कश्मीर के जो पंडितों का विस्थापन हुआ है, उनका वापस स्थापन जब तक नहीं होगा
तब तक लोगों को मैसेज नहीं मिलता है। जी। आज भी कश्मीर जाने वाले लोग, हमारे जो टूरिस्ट है, दोस्त है, जो वहां जाते हैं, वो देखते हैं कि आज सब माहौल अच्छा है, फिर भी ये विस्थापित पंडितों के घर देखना चाहते हैं, वो घर देखने को उनको नहीं मिलता। तो ये घर वापस बसने चाहिए, उनकी कॉलोनी बननी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज का जितना आनंद का अवसर है, उससे आने वाले 2 साल में सब पंडित वहां अपना घर बसा के पहले की तरह नॉर्मल रहेंगे ना, तो मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा होगा। Most important. That is the most important thing, and I'm sure it will Yes. happen. And one last part, since we are still talking about Kashmir, अमित शाह साहब ने ये भी कहा कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी वापस भारत में आएगा. And I'm very proud to say that since 2015, earlier with Sushma Swaraj ji, now with S. Jaishankar साहब, भारत के हर विदेश मंत्री ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान से सिर्फ एक ही बात करनी है हमको, कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब वापस दे रहे हो. बोल रहे हैं ना, कश्मीर क्राइसिस है, कश्मीर डिस्प्यूट है, एक ही डिस्प्यूट है साहब, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब वापस दे रहे हो, ये बता दीजिए. एंड आई थिंक दैट्स मेजर. आपको लगता है कि इस सरकार में वो जिगर है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस ले आए हिंदुस्तान में? अरे भैया, उनको लेने को जाना नहीं है, वो तो तैयारी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. वो लोग आना चाहते हैं, खाली यहाँ मोदी जी को और अमित जी को, बीजेपी को फॉर्मूला बनानी है कि किस तरह से इनको अंदर लें और अपने साथ में बिठाएं. और ऑलरेडी उन्होंने प्रयोजन करके, अमित शाह जी ने तो अभी अनाउंस भी किया कि वहां कितनी असेंबली की सीट लगेगी, क्या होगा, पूरा प्रावधान क्या है, तो सारी बात 24 सीटों का, 24 सीट्स का उन्होंने प्रावधान किया है जी. तो इट मीन्स के ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे अंदर आने वाला है, इनका विश्वास है इनको, और अमित शाह जी के पास इनका प्रोग्राम भी रेडी है. जस्ट वेट फॉर द टाइम. फैंटास्टिक. सो नाउ लेट्स कम टू महाराष्ट्र सर. हाँ जी, हाँ. मिस्टर नवाब मलिक सर. हाँ, देवेंद्र फडणवीस जी ने अजीत दादा पवार साहब को लिखा है कि भाई देखिए, इनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप हैं, दाऊद इब्राहिम के साथ इनके संबंध हैं, आप कृपा करके इनको अपने गुट में ना लें, ऐसा उन्होंने लिखित में लिखा है. सर क्या कहेंगे इसके बारे में सर? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि हर पॉलिटिशियन इनसाइड स्टोरी और कवर स्टोरी में क्यों फर्क करते हैं. अभी जब बीजेपी एनसीपी का अलायंस हो गया, अजीत दादा गठ का, तब उसी बाद में ही नवाब मलिक शाह को वहां से जेल से रिहाई मिली, हेल्थ ग्राउंड के ऊपर अपने घर पे रहे. लोग कहते हैं कि उनकी 2 किडनियां फेल हैं, वो एकदम अनहेल्दी है, ये है वो है, डायलिसिस पे रहते हैं. सब बातें बाहर सुनते हैं हम लोग, पर मैं तो उनको कभी मिलने के लिए नहीं गया, पर हमारे कार्यकर्ता सब मिलने को गए, तब उन्होंने कहा कि वो बहुत वीक हो गए हैं. पर जब यहाँ उनकी एंट्री हुई तो ऐसे लगा कि जैसे शेर वापिस धराड़ मार करके मैदान में आ गया है. तो अब जो व्यक्ति का कंट्रोवर्शियल फिगर है, उनके पीछे कंट्रोवर्सी लगी है, और वो जब आता है तो बीजेपी को क्या मालूम नहीं था कि वो यहाँ आने वाले हैं? उनके पास पूरी गुप्तचर व्यवस्था है, पूरी इनसाइड स्टोरी उनको मालूम है. फिर जब वहां शिवसेना के दानवे ने मेरे ख्याल से जो ऑब्जेक्शन उठाया, तब उनके सामने देवेंद्र फडणवीस जी ने उसका बचाव भी किया, सपोर्ट किया कि नहीं भाई, आपके टाइम में तो ये था वो था, सब दलीलें आपने सुनी है, कि आपने तो उनको मिनिस्टर में भी कंटिन्यू रखा जेल में जाने के बाद भी जी, और अब यहां जो आते हैं तो उसमें आपको क्या तकलीफ होती है. और बाद में विद इन 1.5 आवर ओनली देवेंद्र फडणवीस जी इस तरह से लेटर अजीत पवार जी को इश्यू करते हैं. ये मुझे उसमें कोई बड़ी राजनीति दिखती है. एक तरफ से बीजेपी का कभी कभी रवैया ऐसा भी होता है कि वो अपना चेहरा अलग दिखाता है और करते कुछ अलग भी है. इसमें अजीत पवार साहब का कोई फॉल्ट नहीं है मुझे लगता है. अभी कोई घट में आना बैठना चाहता है, सब ये है. और दूसरी बात कि जब प्रफुल्ल पटेल जी का कोई इश्यू नहीं है, उसका इश्यू क्लियर हो गया है, हो चुका है, फिर भी बीजेपी और बीजेपी के और शिवसेना के लोग प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर भी अटैक करना शुरू करते हैं, उनके इस खिलाफ भी कुछ न कुछ बोलते हैं. एक जमाने में शरद पवार साहब के सामने हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर
क्या नाम आपको, वो और गोपीनाथ मुंडे जी, दोनों, मैं जब छोटा था तब मैंने सुना था कि पाटकर हॉल में बहुत बड़ी सभा हुई थी, उसमें बोलते थे हम ट्रक भर के लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कहाँ गए ट्रक? खैरनार जी। तो खैरनार जी और गोपीनाथ मुंडे जी बड़े जोर में बोलते थे, बड़े प्रचार चल रहे थे, पूरा साल भर यही प्रचार चल रहा था कि हम ट्रक भर के लाए। अरे भैया, एक स्कूटर में भी, एक छोटी सी ब्रीफकेस में भी कोई प्रूफ आया नहीं। तो खैरनार साहब अपोलोजाइज आफ्टर दैट। हाँ नहीं, माने कहने का मकसद क्या है कि लोगों को तुम गुमराह मत करो, लोगों को सच्ची दिशा दिखाओ। अगर आदमी गलत है तो गलत को अच्छा साबित करने के लिए भी आपको कोई काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गलत बात है। अभी ये नवाब मलिक के इश्यू में पूरा एक दिन का सत्र क्यों आपने बिगाड़ा? मैं तो एक कॉमन मैन, एक कार्यकर्ता और एक कॉमन सिविलियन की दृष्टि से कहता हूं कि व्हाई यू वेस्टेड वन डे ऑफ द असेंबली फॉर सच अ पीटी इश्यू। दिस इज नॉट द बिग इश्यू कि वो आए, कहां बैठे, क्या करे, ये करे, पूरी चैनलों में वही न्यूज चलाते रहे, लोग इरिटेट होते हैं। But Mukesh Gandhi sahab, over here the other thing is, which is I think which is normal to us, Mr. Nawab Malik, he's a very dear friend by the way. He has been granted medical bail by the Supreme Court, where there are certain conditions placed upon his bail, including the fact that he will not appear in public, he will not address any press conference, and so on and so forth, and that he needs medical attention 24/7. But if he is fit enough to attend the Nagpur assembly, then he should be fit enough to apply for normal bail. फिर उनको मेडिकल ग्राउंड पे बेल लेने की क्या जरूरत है सर? वही तो लोगों के अंदर एक आक्रोश है, विरोध है कि ये नेता लोग ऐसा क्यों करते हैं। दिखावे का एक चेहरा और जीने का एक चेहरा और राष्ट्र का पॉलिटिक्स में दिखाने का एक चेहरा, ये अलग अलग चेहरे मोहरे घुमा करके नकाब पहन के क्यों घूमते हैं? नवाब मलिक जी को जब हेल्थ ग्राउंड के ऊपर मिला था और ये जब सब कंट्रोवर्सी चल रही है, तब अजीत दादा को संकट में नहीं लाना चाहिए था उनको, दुरुस्त बात, और उनको अपने घर पे आराम विश्राम करना चाहा था तो उनको बहुत अच्छा रहता था। ये मेरा व्यक्तिगत मत है सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बाकी नेता तो नेता होते हैं, हम तो कार्यकर्ता होते हैं सब। But Mr. Mukesh Gandhi, you are absolutely right. That, by the way, is the view of most people in the NCP that we have spoken to, that Mr. Nawab Malik had no business embarrassing Mr. Ajit Dada Pawar. Ajit Dada Pawar के सामने ये सवाल खड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप अगर मेडिकल बिल पर हैं तो आप अपना इलाज कराइए ना भाई, क्यों आप नागपुर असेंबली में आ रहे हैं, काहे के लिए आ रहे हैं? सीधी सादी बात है। वी एग्री विद यू देयर। प्रदीप जी, और आज एक बात मैं बोलूं कि अजीत दादा पवार अभी जिस तरह से पूरा प्लानिंग के साथ में जो काम कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो बहुत ही महाराष्ट्र के लिए अच्छा है। आप देखना कि एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अजीत दादा विल गिव द वेरी गुड रिमार्क टू द हिस्ट्री ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली। गांधी साहब, शरद पवार साहब ने आलोचना किया है स्टेट सरकार एंड सेंट्रल, बोले ऑनियन फार्मर्स के बारे में स्टेट एंड सेंटर दोनों का दुख, दे डोंट हैव दे डोंट इवन फील फॉर द फार्मर्स, जो गरीब फार्मर्स है उनके लिए। शरद पवार साहब का कहना है, शरद पवार साहब का कहना है कि ये जो ऑनियन एक्सपोर्ट बैन है उसको लिफ्ट कीजिए। व्हाई इज द गवर्नमेंट इनसेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द फार्मर्स? नाउ हाउ डू यू सी गांधी साहब, शरद पवार साहब का आलोचना आप कैसे देखते हो? इज इट द राइट स्पिरिट? ये देखिए, असेंबली शुरू होने से पहले ये ऑनियन का, कांदा का एक्सपोर्ट को बैंड करना और यहां से ये करके उनको मुक्त करना और एक्सपोर्ट होने देना। जब पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि 25% अभी डेफिशिएट है इनकमिंग ऑफ द प्रोडक्ट, माने ऑनियन का जो क्रॉप है वो पूरे देश के लिए जब गिना जाए तो 25% वो कम होता है, तो वो कब होने के टाइम में ये जरूरी है कि एक्सपोर्ट बंद करके उनके रेट को कंट्रोल करना चाहिए। ये महाराष्ट्र में भी एक लॉबी बहुत बड़ी चल रही है कि जो अनियन के नाम पे हमेशा राजकारण करती हैं, पॉलिटिक्स करती हैं। मैं खुद भी एक जमाने में ऑनियन एक्सपोर्ट करता था सिंगापुर में,
और मुझे पूरी सिस्टम मालूम है कि ये क्या है और किस तरह से इसके भाव बनाए जाते हैं, एक भाव को ये किया जाता है और किस तरह से ये एक्सपोर्टर के लिए ये ब्रोकर वगैरह क्या पॉलिटिक्स बड़े बड़े राजनेताओं के साथ करते हैं। और वो आज ये प्रोजेक्ट हुआ है कि एक और असेंबली चल रही है, असेंबली में पॉजिटिव काम होने वाले हैं, तब ये मोर्चाबाजी करके और पूरा रास्ता रोको आंदोलन करे और पवार साहब जैसे बड़े नेता वहां जाके अपना मत प्रकट करे। अब पवार साहब के जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे दिल्ली में, तब उनके टाइम में भी 2 से 3 बार मेरे हिसाब से ये सेम चीज हुई थी, बैंड हुआ था। तो अभी आज जब हुआ, अब अभी आप ऑपोजिशन में हैं, तो फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन आप अगर इसका विरोध करते हैं तो ये गलत है। पूरे देखो हिंदुस्तान में अभी ये स्टेट क्या कर रहा है ये नहीं चलेगा, पूरा नेशन क्या कर रहा है और नेशन को क्या जरूरत है उसके पर निर्णय लेने की मोदी जी की अभी प्रक्रिया चल रही है। इसमें सबको शामिल होना पड़ेगा। अगर ये शामिल नहीं होंगे तो क्या होगा, एजिटेशन होगा, लोगों के अंदर विरोध होगा और बेचारे जो गरीब किसान है, गरीब लोग हैं, गरीब कार्यकर्ता है, वो इसके बलि के बकरे हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। लेकिन मुकेश गांधी साहब, एक बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद आ जाएगा। इनफैक्ट यू हैव सच ए शार्प मेमोरी, आपको याद आ जाएगा। हाँ जी, बोलिए। जब अनियन एक्सपोर्ट बैन की गई थी, उसके बाद देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ अनियंस, ऐसा कहा गया। और उसके बाद आपको याद होगा, आदरणीय सम्माननीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सेंटर में, एंड ही इंपोर्टेड अनियंस फ्रॉम पाकिस्तान से अनियन इंपोर्ट किए गए थे। मैं बोलना चाहता था पर बोला नहीं। But so I think शरद पवार साहब should be very careful of what he says। मुझे ऐसा लगता है उनका जो स्टेचर है, बहुत बड़े नेता है, उनको जरा थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि अभी क्या बोल रहे हैं। नहीं, हम पवार साहब को एडवाइस नहीं कर सकते हैं, वो बहुत एडवाइस के ऊपर व्यक्ति है, हम उनको आदर्श मानते हैं। पर कभी कभी जैसे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल का माना नहीं और कहीं रॉन्ग मिस्टेक कश्मीर जैसे इश्यू में की, ऐसे बड़े नेता भी कभी कभी अच्छे लोगों का मानते नहीं है, समझते नहीं है, तो बड़ी बड़ी भूल भी हो जाती है और बाद में इतिहास के पन्नों पे वो अंकित हो जाती है। लेकिन एक चीज तो है मुकेश गांधी साहब, एक चीज तो मानना पड़ेगा। अरे आप मुझे मुकेश गांधी कहिए, साहब मत कहिए मेरे भाई। लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, आप लोगों ने शरद पवार जी को दोबारा जगा दिया है। शरद पवार साहब जो हैं आज की तारीख में बिल्कुल वैसे ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जैसे 15-20 साल पहले किया करते थे। वो तो पवार साहब की स्पिरिट जो है ना, वो तो आज के हर पॉलिटिशियन को, राजकीय कार्यकर्ता को सीखनी चाहिए, माननी चाहिए। पर एक बात है कि आज शरद पवार जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे तो ये अपेक्षित था कि जयप्रकाश नारायण के स्टेचर की व्यक्ति शरद पवार जी को बनना चाहिए था। आज हमारे देश को दूसरा जयप्रकाश नारायण चाहिए। आज शरद पवार जी के पास इतना बड़ा अनुभव है, इतना बड़ा अनुसंधान है, इतना बड़ा उनका फॉलोअप है, तो ये पवार साहब ऐसे छोटे छोटे इश्यू में पड़ने की जगह जयप्रकाश नारायण जी का जैसा एक बड़ा स्टेचर बना के इंडिया की उनकी टीम को भी आगे बढ़ा के स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन क्यों नहीं करते हैं। मोदी जी की भी कल भूल हो सकती है कोई, हाँ, तो उनको भी सच्चे अर्थ में सलाह देने वाला, जन आंदोलन करने वाला भी नेता शरद पवार जी बनना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जबरदस्त, वो बड़े नेता है। हमारे देश को आज के वक्त में भी जयप्रकाश नारायण जैसे इंडिपेंडेंट राजनेताओं को कंट्रोल में करने वाला एक प्रेरक पुरुष की बहुत बहुत जरूरत है। प्रदीप जी। गांधी साहब, शरद पवार साहब सेज दैट मोदी जी का विश्व गुरु बनने का सपना ठीक है एंड इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट। विश्व गुरु बनना भी चाहिए, बट विश्व गुरु बनने के लिए गांधी और नेहरू को डिस्क्रेडिट करना कहां तक सही है? उन्होंने व्हाई डू यू नीड टू डिस्क्रेडिट नेहरू एंड गांधी एंड एंटायर हिस्ट्री को आप नेगेट कर रहे हो, तो व्हाई यू डूइंग दैट? तो हाउ डू यू सी दैट? इज मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी
discrediting Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru's contribution to Indian democracy? भैया वो विश्वगुरु बनेंगे नहीं, विश्वगुरु बन गए हैं। मैंने पहले भी ये बात कही है कि वो विश्वगुरु बन गए हैं, और जो उनको लगता है कि वो महात्मा गांधी जी को और नेहरू को डिस्क्रेडिट देते हैं, तो मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपने सरदार पटेल को क्यों डिस्क्रेडिट दी, आपने वीर सावरकर को क्यों डिस्क्रेडिट दी, आपने दीनदयाल उपाध्याय को क्यों डिस्क्रेडिट दी, आपने इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता जयप्रकाश नारायण जी थे उनको क्यों डिस्क्रेडिट दी। अरे इवन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर भी उस वक्त थे, तब उनको भी क्यों डिस्क्रेडिट दी गई? ये प्रश्न का जवाब है उनके पास? नहीं है। सिर्फ महात्मा गांधी को अपने फायदे के लिए एक प्रतीक बना करके काम किया। क्यों लोकमान्य तिलक जी को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया? पूरी स्वातंत्र की कांग्रेस की नींव रखने वाले तो लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। उनका क्यों आज हमारे महाराष्ट्र के या राष्ट्र के इतिहास में कोई रेफरेंस दिया नहीं जाता है? सिर्फ जयंती उज्ज्वल सेलिब्रेट कर लेते हैं लोकमान्य तिलक की, और गोपाल कृष्ण गोखले जी को भी क्यों आज वो लोग मानते नहीं है? नाम नहीं लेते सर, नाम भी नहीं लेते जी। आज वीर सावरकर जी को आज तक भी भारत रत्न का अवार्ड नहीं मिला, मरणोत्तर नहीं मिला। और आज भी कांग्रेस स्वतंत्र वीर सावरकर जी के खिलाफ अभियान उन्होंने जारी रखा हुआ है। हाँ, विच इज सैड। माने ये गलत नहीं, क्योंकि क्या है कि ये अंग्रेजों की पानी की बोतल पीने वाले उनका मिला हुआ दूध पीने वाले, उनकी मिली हुई कैडबरी चॉकलेट खाने वाले, ये सब कांग्रेसी नेता हैं। सर अमूल चॉकलेट बहुत अच्छी है, अमूल चॉकलेट बहुत अच्छी है सर। हाँ, वो तो इंडिया की है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आजकल वो कैडबरी चॉकलेट से भी ज्यादा अच्छी है। वो तो सही बात है, सही बात है। आई लाइक द डार्क चॉकलेट ऑफ अमूल वेरी मच। इट्स ब्रिलियंट, इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। Yes. Especially the one which is sugar-free dark chocolate. It is fantastic. Yes. Absolutely lovely. And by the way, just for the information of our viewers, it has now become among the top 10 most popular chocolates in Europe. ये भी बता दूं आप लोगों को, अमूल की डार्क चॉकलेट। अरे मैं अभी लास्ट 2 महीने पहले यूएसए में था, शिकागो में, वॉशिंगटन में, तो सब जगह जितने भी वहां मॉल है वहां हमारी अमूल चॉकलेट बिकती है, और लोग फॉरेनर्स भी लेकर के खाते हैं। दुरुस्त बात है, अमूल इज लोकप्रिय है। That's right. And Amul, by the way, is the sponsor of at least 4 different cricket teams from 4 different countries. 4 देशों की का स्पॉन्सर है अभी अमूल। So we need to be proud of ourselves and all that we have achieved. प्रदीप जी, और आप एक मिनट आपको मैं बताऊं कि जैसी अमूल डेयरी बनी ना जी, वैसी शरद पवार साहब ने भी डायनेमिक डेयरी बनाई। डायनेमिक्स डेयरी बनाई ना बारामती में जी। तो आज डायनेमिक डेयरी का क्यों नाम नहीं चल रहा है जी? आज आप हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि सब मोदी गुजरात में ले गया। अरे मोदी अमूल डेयरी, अमूल का तो पूरा प्रोजेक्ट गांव-गांव में मैंने तो देखा है किस तरह से दूधों मिल्क का कलेक्शन होता है, किस तरह से किसानों को पैसा मिलता है, घर घर में पैसा किस तरह से पहुंचता है, सब सिस्टम उनकी मैंने देखी। डायनेमिक डेयरी, मैंने पवार साहब को जब मैं उनके साथ गुजरात में ट्रैवलिंग कर रहा था इलेक्शन के टाइम में, तब मैंने उनको कहा था कि डायनेमिक डेयरी क्यों अमूल डेयरी के लेवल पे नहीं पहुंच पाती है। तब उन्होंने कोई प्रश्न का जवाब नहीं दिया। माने एक बात है कि गुजरात में और मोदी जी में एक कर्तृत्व शक्ति जो है, जो सोचते हैं वो कहते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, इतना फर्क है। You know, you went to US, आप बोल रहे थे you went to US and you found the Indian products in the shelves in the supermarkets. That was what Nirmala Sitharaman a few days back Parliament में बोल रहा था कि look at India is developing, our commercial vehicles are being exported in a big huge numbers and it's at an all time record. और दूसरा उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट्स यूएस के सुपरमार्केट के शेल्फ में मिल रहा है, that you need to understand the e-way bill that we are being generated is the highest all time high. तो आप पूरे देश विदेश घूमे हो, तो how do you see निर्मला सीतारमण का ये कहना कि we are doing economically fantastic? अरे आप इतना नहीं कहेंगे, पर आप एक देखो कि सिर्फ पतंजलि का प्रोडक्ट यहाँ से
इंडिया से कम मेरे हिसाब से 700-800 करोड़ का 700 to 800 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। उसी तरह डाबर का हो रहा है, हिमालय का हो रहा है। हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आज फॉरेन में कंट्रीज में इतने जोर में बिकते हैं। इवन हमारे यहाँ के जो पिकल्स हैं, आचार हैं, खाखरा है हमारा गुजरातियों का, आज कितने बड़े पैमाने पे फॉरेन में एक्सपोर्ट होता है। और सीतारामन जी जो कहती है वो सिर्फ खाली एक खाद्य पदार्थ में या आयुर्वेदिक में नहीं, पर मशीनरी में भी आज हमारा इंडिया है। अभी मैंने वहां से एक रेजर जो आती है ना जीलाइट की, वो रेजर एक स्टोर में से ली, एक $1 शोरूम में जाके, तो मैंने देखा तो पीछे स्टिकर लगा था मेड इन इंडिया। और मैंने दूसरा एक जीलाइट का निकाला तो उसमें लिखा था मेड इन पाकिस्तान। तो मैंने मेरी डॉटर को पूछा कि बेटा ये क्या है, तो बोलता है क्या यूएसए कुछ बनाता ही नहीं है, सब इंपोर्ट ही होके यहाँ आता है। So कहने का मतलब Pakistan कि- not a lost cause. That's what it Yeah. means. Right. it's a just- Mukesh Gandhi ji, thank you very much for joining us. It's been a great pleasure as always talking to you. Really and truly नहीं wonderful. पर to मैं have you, sir. आज तो सबसे पहले तो आज कश्मीर में जो गुल खिले हैं जी। और कश्मीर की कली आज फिर से गाने लगी है। वो सम्मी कपूर का गाना भी आप हाँ, याद कर रहे हो। क्या बात है। और थोड़े रोमांटिक भी बनो और थोड़े डायनेमिक भी बनो। और हमारे देश की वतन फरस्ती के लिए मैं आखिर में एक शेर सुनाना चाहता हूँ Please go ahead, sir. कि माँ सख्त होकर भी ना क्रूर होती है, माँ सख्त होकर भी ना क्रूर होती है, मैली ये धरती फिर भी ना धूर होती है। अरे पांव से रौंदो नहीं, शीश पे धरो इसको, इस देश की मिट्टी यारो सिंदूर होती है। क्या बात है साहब, क्या बात। Fantastic. Thank इस you देश so की much. मिट्टी यारो सिंदूर होती इस है। देश की मिट्टी यारो सिंदूर होती है। क्या बात है साहब। Thank you so much, sir. Thank you very much. Thanks for calling. Thank you. Wonderful, wonderful talking to you as always. Thank you. As Thank always. you. Thank you very much. So nice of you. Bye. Well, that was nice. It's happy As day for usual. India. And Everybody he's a very, very happy man. But Mr. Mukesh Gandhi is always a very happy man. Now, we've got our old friend back.